अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे जजेस की मुद्दत जो है रिटायरमेंट की, वो 65 से 68 साल बढ़ाने के हवाले से हुकूमत को आइन साजी करने के इंफॉर्मेशन और इस तरह की अफवाहें चल रही हैं। मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमत ने इस हवाले से बाकायदा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, लेकिन इस पर एक बहस शुरू हो गई है कि क्या ये काम करना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि इससे कौमी खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा। आपको एक वाकया बताऊंगा एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का, जिन्होंने 70 साल की उम्र में एक 20 साल की लड़की से शादी सिर्फ इसलिए की कि रिटायरमेंट के बाद उनकी जो मराहत है और पेंशन है एक लंबे अरसे तक उनके खानदान को मिलती रहे। वो कौन से जज हैं, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे बलोचिस्तान में होने वाले अंधोनाक वाकये की, जिसमें 22 पंजाब से जो जाने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं उनको चुन चुन के शनाख्ती कार्ड देख के कत्ल किया गया है। उसमें से मेरे अपने शहर लिया से 4 लोग हैं। वो कौन है, इसके पस पर्दा मुहर्रिकात क्या है, ये जो कत्ल गारत शुरू हो गई है बलोचिस्तान के अंदर, और उसके साथ साथ जो दीगर इसकी रीजंस हैं वो क्या हैं, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इमरान खान और बुशरा बीबी ने एक बार फिर अगर उनको कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी ISI और उसके साथ साथ आर्मी चीफ के ऊपर लगाई है। इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान क्या वोट देंगे हुकूमत को या नहीं देंगे आइन साजी के लिए, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या हुकूमत जजेस की जो रिटायरमेंट की मुद्दत है वो 65 से 68 साल करने जा रही है। मैंने इस पे कल तफसीली एक वीलॉग किया है कि जो हुकूमत के वज़रा हैं वो तो इसको पब्लिकली डिनाई कर रहे हैं कि इस तरह की कोई जुडिशल पैकेज नहीं आ रहा, लेकिन मेरी वजारत कानून में जो मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई, उन्होंने दो मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई, दोनों ने ये कन्फर्म किया कि वजारत कानून ने एक ड्राफ्ट बना के आईनी तरमीम का भेज दिया है, जिसमें जजेस की मुद्दत है वो 65 से 68 तक बढ़ाने का ये एक कन्फर्म किया है 2 जराए ने। लेकिन हुकूमती वज़रा और MNAs की तरफ से और मैंने मुख्तलिफ सेनेटर से भी बात की, वो कहते हैं कि अभी तक हुकूमत ने इतना ज्यादा उसको सीगे रास में रखा हुआ है कि उसका कोई अभी एजेंडा के ये सेशंस का जो एजेंडा होता है वो पहले ही दे दिया जाता है। वो अभी तक उनको कोई एजेंडा नहीं दिया गया कि उसमें क्या क्या आगे कोई लेजिस्लेशन होने जा रही है और क्या क्या जो उसके ऊपर बिजनेस होगा, हाउस बिजनेस होगा। इस पे कोई अभी तक हुकूमत की तरफ से ये बड़ी सीगा रास में रखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक अहम बहस चल रही है वो ये है कि जजेस की जो मुद्दत है वो 65 से 68 तक ईयर्स तक बढ़ाएंगे, तो उससे एक जो बड़ा नुकसान होगा वो कौमी खजाने को होगा कि उनको बड़ी तनख्वाहें और मराहत दी जाएंगी 3 साल के लिए एडिशनल। तो ये जो टैक्स पेयर का पैसा है वो खर्च होगा। लेकिन जो मेरी इतलात हैं कि जो जजेस हैं उनकी तनख्वाह के बराबर ही उनकी पेंशन और दीगर मराहत दी जाती हैं, तो उनको चाहे वो काम करते रहें या रिटायरमेंट के बाद अगर एक जितना ही पैसा मिलना है, तो ये जो 65 है उसको अगर 68 ईयर्स तक जजेस को काम करने दिया जाए तो ज्यादा मुनासिब है। और इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो बर्डन पड़ेगा कौमी खजाने के ऊपर। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ये किस तरह जजेस रिटायरमेंट के बाद भी अपनी मराहत को ज्यादा से ज्यादा अरसे तक लेने के लिए ये क्या कुछ नहीं करते। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बड़ा नाम था उनका सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज के भी, और उसके बाद भी वो बड़े अहम ओहदों के ऊपर रहे हैं। उन्होंने कोई 70 ईयर्स की 70 साल की उम्र में एक शादी की 20 साल लड़की से, और उससे फिर अल्लाह ताला ने उनको एक बच्चा भी दिया। तो जब बच्चा हुआ वो एक विफाकी सेक्रेटरी के घर मिठाई का टोकरी लेके गए और वो सेक्रेटरी साहब को कहा, सेक्रेटरी साहब अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है और ये मिठाई खाएं, ये बेटा हुआ है। तो उसकी खुशी में तो वो सेक्रेटरी कहा कि पता नहीं ये बेटे का बेटा हुआ है या क्या हुआ है। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये किसका बेटा हुआ, सेक्रेटरी ने उनसे पूछा, तो सेक्रेटरी को वो जज साहब ने ये बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है। तो वो फिर उन्होंने बताया कि, और फिर बल्कि उन्होंने सेक्रेटरी को भी मशवरा दिया कि आप भी ये ज्यादा बेहतर है कि, क्योंकि अगर इस 70 साल की उम्र में कोई आपके जो लाइफ पार्टनर है या स्पाउस उनकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद जज की डेथ के बाद पेंशन खत्म हो जाएगी या उनके बच्चों को आधी मिलेगी। तो उससे मुनासिब है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर हो तो वो उससे पूरी पेंशन आपको मिलती रहेगी और एक लंबे अरसे तक। तो ये जजेस की सोच है कि किस तरह कौमी खजाने को रिटायरमेंट के बाद भी ज्यादा से ज्यादा लूटना है। तो ये जो उसकी उम्र है रिटायरमेंट की वो 65 हो या 70 हो या 68 हो, उससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए ज्यादा मुनासिब मेरा ख्याल है कि ये बेहतर है
कि अगर 65 से उनको बढ़ा के 68 ईयर तक काम करते रहें तो वो कौमी खजाने के ऊपर उसका कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। बहरहाल इस पे मजीद जो भी अपडेट होगी और इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब बात कर लेते हैं जो बलूचिस्तान में एक अंदोनाक वाकया हुआ, जिसमें कोई 22 के करीब जो पंजाब से जाने वाले कुछ मजदूर थे, कुछ कारोबार के लिए जा रहे थे, उनको कत्ल किया गया। चुन चुन के उनके शनाख्ती कार्ड देख के, जो पंजाब से जिसका शनाख्ती कार्ड का एड्रेस था उसको चुन चुन के मारा गया। उस पर मैंने थोड़ा सा काम किया, पूछा लोगों के बैकग्राउंड के हवाले से। जो मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट लिया से 4 लोग हैं जो कि जो शहीद किए गए हैं उनमें शामिल थे। उसमें दो उसमें भाई हैं। 120 चक है वहां पे लिया में। वहां से ये कोई फ्रूट्स का कारोबार करते थे, वहां से क्वेटा और उधर से जो सेब और ये इस तरह के सीजन के जो बाकी फ्रूट्स वगैरह होते हैं वहां से खरीदते थे, ट्रक खरीदते थे, यहाँ पे आके मंडी में बेचते थे। इसी तरह एक लिया से ट्रक ड्राइवर थे 140 चक के, उनको कत्ल किया गया है। उनका नाम है वो महबूब हुसैन, ये 140 चक टीडीए लिया के हैं। और इसी तरह एक और 165 चक टीडीए लिया से कोई रिहायशी थे, अल्लाह बख्श। तो ये 4 लोग लिया से थे, बाकी भी मुख्तलिफ शहरों से जिनको चुन चुन के कत्ल किया गया है। अगर ये देखा जाए कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसकी वजूहात क्या है, जो मेरी नजर में है, अगर आप पहले देखें कि जो पिछले साबिक 2 कोर कमांडर्स थे, खासतौर पे जो एक जंजुआ साहब थे और उसके बाद फिर जनरल आमिर रियाज, उनके दौर में बलूचिस्तान में काफी हद तक सुकून और अमन कायम हो गया था। और उसकी वजह यही थी कि वो लोग, उन्होंने वहां के जो अवाम थे उनके साथ कनेक्ट किया, उन लोगों के जो मसाइल थे उनको रिजॉल्व करने के हवाले से तमाम तर चीजें की। फिर उसके बाद एक बिल्कुल जो शिफ्ट हुआ ये पूरी पॉलिसी के हवाले से, और उसके बाद जनरल आसिम बाजवा, मशहूर जमाना पापा जॉन्स पिज्जा वाले, वहां पे गए। और उसके बाद फिर से जो फौजी कार्रवाइयां हैं वहां पे उनमें कुछ इजाफा हुआ। और उसके बाद फिर एक बार फिर जो शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी की लहर बढ़ गई। उसका जो मेरे मुख्तलिफ लोग जराए हैं वो ये बताते हैं कि जनरल जो आसिम बाजवा थे ये दरअसल सीपैक के हवाले से ये बड़ी एक, क्योंकि ये उस टाइम एक पूरी अलाइन थे, इमरान खान हो या बाकी, तो जब जनरल आसिम बाजवा का दौर शुरू हुआ फिर से एक शिद्दत पसंदी की लहर आई। और उसके बाद फिर जनरल आसिफ गफूर गए, उसके दौर में भी इसी तरह। तो उसके बाद जनरल आसिम बाजवा जब कोर कमांडर से हट के रिटायर भी हो गए तो वो फिर सीपैक अथॉरिटी के बने। तो बलूचिस्तान में जब से ये सीपैक हुआ ये दहशतगर्दी में भी इजाफा हुआ है। और उसके साथ साथ जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं या दहशतगर्द तंजीमें हैं बलूचिस्तान में, उनकी कार्रवाइयों में भी इजाफा हुआ है। और इसके हवाले से एक बाकायदा तौर पे एक वकील हैं फौज के कर्नल इनामुर रहीम, उन्होंने बाकायदा एक पिटीशन भी दायर की थी कि ये बलूचिस्तान में जो सीपैक का आगाज है उसके हवाले से ये उसके रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए ये इस तरह की वो कार्रवाइयां और ये की गई थी। तो ये जनरल आसिम बाजवा मैं समझता हूं कि इसके बहुत अहम जिम्मेदारों में से एक जिम्मेदार समझे जाते हैं, जो कि बलूचिस्तान में अब शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयां हैं और जो सीपैक के खिलाफ जो बलूचिस्तान में जितना भी कुछ काम हो रहा है या दहशतगर्दी हो रही है, तो इसको ये इग्नोर नहीं किया जा सकता कि, और जनरल आसिम बाजवा के इस हवाले से बाकायदा तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि उनके जो असासे बड़े हैं वो जब ये जनरल बने उसके बाद आपने वो अहमद नूरानी की स्टोरी भी देखी होगी, जो इनकी अमेरिका में 120 के करीब फ्रेंचाइजेस थी, बाकी बिलियंस ऑफ रुपीस की जो प्रॉपर्टीज थी, ये सारी किस तरह से आई, कैसे आई, कहां से आई। तो ये जनरल आसिम बाजवा का बलूचिस्तान के साथ और जो बलूचिस्तान के मौजूदा अनरेस्ट है उसके साथ बड़ा अहम ताल्लुक है। इसको भी फौज को इग्नोर नहीं करना चाहिए और बाकायदा इसके हवाले से तहकीकात करनी चाहिए। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी ने आज एक बार फिर अडियाला जेल में सहाफियों से बात की है। बुशरा बीबी ने ये एक शिकायत की जज के सामने कि वो नमाज पढ़ती हैं तो चूहे उनके ऊपर गिरते हैं, उनके सेल में बहुत ज्यादा चूहे हैं और ये जेल अथॉरिटीज को ये अहकामात जारी किए जाएं कि उनका जो सेल है उसकी बाकायदा सफाई की जाए और इस हवाले से कोई पूरी जो चूहों के हवाले से चूहे मार कोई जो भी स्प्रे है या जो भी किया जाए। और तो जज ने ये अहकामात जारी किए हैं सुप्रीडेंट को, और उसके साथ साथ दोनों ने, इमरान खान और बुशरा बीबी ने ये भी अपनी, अगर कि वो उनको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार न सिर्फ जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं और उसके साथ साथ ISI के जो हुकाम हैं वो होंगे, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि ये जेल में जितनी भी उनके ऊपर सिक्योरिटी है या बाकी जितने भी उनके मामूलात कंट्रोल ISI कर रही है।
फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो भी जेल का अमला आता है वो थोड़ी अरसे बाद उनको चेंज कर दिया जाता है। अब ये कल ये हुआ कि जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे जेल के मोहम्मद अकरम, उसके बाद जिसको जिम्मेदारी दी गई थी एडिशनल सुप्रिटेंडेंट थे जेल के, जो कि इमरान खान को उनके सेल से लेकर आते थे कोर्ट तक और कोर्ट से वापस ले जाते थे, और उनकी ओवरऑल इमरान खान की जो जिम्मेदारी थी उन एडिशनल सुप्रिटेंडेंट के ऊपर थी, उनको तब्दील कर दिया गया है। जिनकी ड्यूटी एक खातून जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थी, जिनकी ड्यूटी बुशरा बीबी के साथ थी, उनको भी तब्दील कर दिया गया है। और उसके साथ साथ दो और अहलकारान, जिनकी एक चौधरी परवेज इलाही के साथ ड्यूटी थी और दूसरे जिनकी शाह महमूद कुरैशी के साथ ड्यूटी थी, उनको भी पंजाब हुकूमत ने तब्दील कर दिया है और उनको दूसरे सूबों में और दूसरे जो अजला हैं उनमें उनकी ड्यूटी वो कर दी गई है। तो इमरान खान इस वजह से भी काफी परेशान नजर आ रहे कि जो भी अमला 1-2 महीने के बाद ये तब्दील कर देते हैं। तो ये भी कुछ मेरी इतलात हैं कि ये इनके हवाले से भी कुछ नई शिकायत आ रही थी कि इमरान खान को ये भी कुछ सहूलतकारी कर रहे थे, इस वजह से इनको तब्दील किया गया है। बहरहाल इस हवाले से मजीद जो अपडेट हुई वो आपके साथ शेयर करूंगा। अब बात कर लेते हैं कि कल महमूद खान अचकजई ने ये एक दावा किया है कि मौलाना फजलुर रहमान को सदर आसिफ अली जरदारी इसलिए मिले और इसलिए मुलाकात की कि वो 2/3 मेजोरिटी के लिए आईनी तरमीम के लिए कायल कर सके और उनके वोट ले सकें कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। साथ ही महमूद खान अचकजई ने यह भी कहा कि अगर कोई पाकिस्तान के फायदे के लिए या मुल्क के फायदे के लिए कोई आईनी तरमीम आई तो वो भी इसमें वोट देंगे अपना, लेकिन ये एक्सटेंशन और उसके लिए वो नहीं उनको वो किया जाएगा। मेरी इतलात के मुताबिक भी सदर जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से इसी हवाले से ही, आइन साजी के हवाले से ही उनसे मुलाकात हुई और ना सिर्फ वोट के हवाले से बल्कि उसमें जो बाकी जो तरमीम लाई जा रही हैं उसके हवाले से भी उनको कॉन्फिडेंस में लाया है। अब देखना यह है कि परसों जो ज्वाइंट सेशन है उसमें क्या मौलाना फजलुर रहमान की जमात हिस्सा लेती है, और अगर हिस्सा लेती है तो वो क्या अपोजिशन के साथ बैठ के किसी जो कानून साजी है उसकी मुखालफत करती है या उसके हक में वोट देती है। ये परसों का दिन बड़ा अहम होगा। आज तो खैर रस्मी तौर पे जो इजलास होगा कौमी असम्बली का, उसमें जो मामूल का एजेंडा हो और शायद इस्लामाबाद के हवाले से कोई कानून साजी का, लेकिन वो भी ज्वाइंट सिटिंग में ही मेरी इतलात के मुताबिक होगा। लेकिन जजेस के जो टेन्योर है वो बढ़ाने के हवाले से कब ये आइन साजी और आइनी तरमीम पेश की जाती है, ये आने वाला जो हफ्ता है वो बड़ा अहम होगा। इस हवाले से जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।